हम क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने AS लेवल और O लेवल्स की जो क्लास है वो इकट्ठी कैरी करनी है, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्लास नहीं लिख रहा, ठीक है। मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे फिजिक्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और फिजिक्स में आई होप आपको मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जी। मैकेनिक्स में हमारा जो पहला सेक्शन था काइनेमेटिक्स, वो हम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर चुके हैं, और अभी हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, दैट इज डायनामिक्स, ठीक है। बस मैं 2 मिनट का वक्फा देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते रहें, बच्चे भी ज्वाइन करना स्टार्ट हो गए। 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई, कहीं मत जाइएगा प्लीज़, यहीं रहिएगा। अपनी फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स की कॉपीज निकाल लीजिए प्लीज़ जल्दी से, मैं तब तक बच्चों को ऐड करता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है कि सब के सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग जो है वो परफेक्टली दिख रही होगी, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ O लेवल्स वाले भी मौजूद होंगे और AS वाले भी मौजूद होंगे, और आज कोइंसिडेंटली हम दोनों का एक बहुत ही बिल्कुल कॉमन टॉपिक है, ठीक है। हम उस कॉमन टॉपिक को कैरी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा जी? आपको मालूम है कि हम O लेवल्स में भी और AS लेवल पे भी फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, और मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे हैं, दैट इज नोन एज डायनामिक्स, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि डायनामिक्स क्या चीज होती है, तो आई होप आप मुझे जवाब यही देंगे कि सर इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन प्लस फोर्सेस, दैट डील्स द स्टडी ऑफ मोशन प्लस फोर्सेस, ठीक है। इसमें किसी को परेशानी है? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस, मोशन अलोंग विद फोर्सेस, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद फोर्सेस। अब देखें बेटा, मोशन का क्या मतलब है वो भी आपका बड़ा हद तक क्लियर है, और फोर्स का क्या मतलब है वो भी काफी हद तक क्लियर होगा, ठीक है। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, व्हाट इज मेंट बाय मोशन? सर उसने या तो डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, या उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करनी होती है, या उसने डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। यू नो एक्सेलरेशन होती है, कोई मोमेंटम टाइप चीजें होंगी, बहुत सारे मोशन से रिलेटेड क्या क्या आइडियाज है लिखे हैं, आपने लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लीजिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा कि सर मोशन से रिलेटेड हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कौन सी वाली मोशन हमने पढ़ी? हमने आई थिंक लीनियर मोशन को ज्यादा हमने फॉलो किया, लीनियर मोशन को हमने ज्यादा फॉलो किया था, और उस लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन की हम मोशन पढ़ते थे, और उस स्ट्रेट लाइन मोशन में, चलो लीनियर है कि जो भी है, हमने जी जी जुरेज, हमने क्या किया था, एक सेकंड होल्ड कीजिए, ओके हियर यू गो जी। लीनियर मोशन के लिए हमने मोशन में क्या क्या पढ़ा बेटा, आप मुझे प्लीज बताएंगे? हमने सर डिस्टेंस भी पढ़ा है, हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, फिर बीच में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, फिर सर हमने स्पीड भी पढ़ा है, और हमने वेलोसिटी भी पढ़ा है, ठीक है। फिर सर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बाद जो है वो मोमेंटम भी पढ़ा है और एक्सेलरेशन भी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, और साथ में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मोमेंटम भी पढ़ा है, ठीक है। ये हमने कोई मोशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज पढ़ी हैं, इनके हमने बेसिक कोई फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, ठीक है। इनके हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, ठीक है। जहां तक ताल्लुक है इस लफ्ज फोर्स का, तो प्लीज बताइए हमने फोर्स के साथ कल के लेक्चर में क्या पढ़ा होगा? सर जी फोर्स के साथ ये पढ़ा था, इट इज द, वो क्या होता है सबसे पहले, पुश और पुल of one object onto the other, it is the push or pull of one object onto the other, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी सर? हमने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि सर ये इट इज an agent that produces acceleration, ठीक है। फिर हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी थी सर? हमने तीसरी चीज पढ़ी थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration. It is the product of mass and acceleration. ठीक है। और ए लेवल्स वालों ने एक एक्स्ट्रा जुमला भी पढ़ा था। प्लीज बच्चों, ए लेवल्स वालों ने, क्योंकि यहाँ पे भी ओ लेवल्स वाले भी मौजूद हैं, तो मैं शायद उस जुमले का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछ रहा हूँ। प्लीज बताइए, आपने फोर्स की डेफिनेशन के लिए, चलो मैं पूरा जुमला बोल देता हूं, आप चले आगे। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, ठीक हो गया। सो ठीक है जी, ठीक है। अब ये सारा कुछ करने के बाद हमें मालूम है अगर मैं फोर्स की मजीद डिटेल में जाऊं, तो यू नो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर फोर्स क्या चीज है। सर जी बेसिकली फोर्स को यहाँ पे पढ़ना है तो फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। फोर्स की जो SI यूनिट है, SI यूनिट जो है वो न्यूटन्स है। और फोर्स की जो अदर बेस यूनिट है वो क्या है, प्लीज बताएंगे। जो इसकी जो दूसरी बेस यूनिट है वो क्या है सर जी? वो है kg ms-2। ठीक है जी, ठीक है। मुझे लगता है अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बोला बेटा, अभी तक सब पिछले लेक्चर की रिवीजन हो रही है। आपने यहाँ पे फोर्स का एक फॉर्मूला लिखा था m/a, और मैंने उसको देखकर न्यूटन की डेफिनेशन लिखवाई थी। न्यूटन इज इक्वल टू मास की जगह kg, एक्सेलरेशन की जगह ms-2, और एक सवाल आता है डिफाइन 1 न्यूटन। तो हमने क्या कहा सर? 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या? 1 kg मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। If a force produces an acceleration of 1 meter per square second in an object of mass 1 kg, then this force is said to be 1 Newton. तो अगर उस सवाल के अंदर define 1 Newton तो हम क्या लिखेंगे? 1 Newton is the amount of force that produces an acceleration of 1 meter per square second in an object of mass 1 kg. ठीक है। अच्छा, you know बेटा क्या, मेरे पास ना असल में यहाँ से आगे इस टॉपिक को कैरी करने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। क्या मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाऊं? फोर्स की अंडरस्टैंडिंग आप सब लोगों को क्लियर हो गई है। देखिए बेटा, फोर्स की अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद मैं ये करता हूं कि यार ओ लेवल्स की क्लास में भी फोर्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, और ए लेवल्स की AS वालों को भी फोर्स की अंडरस्टैंडिंग पूरी है। ठीक है। हाँ, जो एक एक्स्ट्रा चीज मैं लिखवा रहा हूँ, ये ओ लेवल्स वाले ना सुने प्लीज, एक सेकंड के लिए जरा मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट लिखवाऊंगा कि ए लेवल्स वालों ने फोर्स के लिए कोई डेल्टा P/T वाला फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला है ओनली फॉर, चलो फिलहाल इसको लिखा रहने दो। ठीक है, ओ लेवल्स वालों को भी मैं बाद में कहीं ना कहीं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ओ लेवल्स वाले भी परेशान ना हो, उनको मैं, आपको मालूम है ओ लेवल्स वालों को भी मैं थोड़ा थोड़ा ए लेवल्स की हल्की फुल्की झलक देता रहता हूँ। लेकिन फिल वक्त मैं इस फॉर्मूले को डिस्कस नहीं करना चाहता। बाकी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, प्लीज बताइए आप में से किसी को भी, चाहे वो ओ लेवल्स का स्टूडेंट है चाहे ए लेवल्स का है, इन तमाम बातों में किसी बात को लेकर परेशानी है? ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं यहां से आगे किस किस किस्म के कितने चैप्टर्स डेवलप कर सकता हूं। देखिएगा जरा, मैं चाहूं तो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको फोर्स एज अ वेक्टर। ठीक है, अभी लिखना नहीं, आपने लिखना नहीं है, प्लीज लिखिएगा मत, सिर्फ सुन लीजिए कि मैं क्या बात बिल्ड करना चाहता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ा सकता हूं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर मैं इसी के बीच में आपको पढ़ा सकता हूं फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसी के बीच में शायद मुझे आपको पढ़ाना पड़े फोर्स एंड
एक्सेलरेशन, इसी के बीच में शायद पढ़ाना पड़े फोर्स एंड मोमेंटम। यहीं से, यहां से जब मैं आगे जाऊं तो मुझे शायद पढ़ाना पड़े फोर्स एंड मोमेंट्स, फिर मुझे पढ़ाना पड़े फोर्स एंड एक्सटेंशन, फिर शायद पढ़ाना पड़े फोर्स एंड, नहीं लिखना नहीं है, कुछ भी मत लिखिए, प्रेशर, फिर शायद पढ़ाना पड़े फोर्स एंड वर्क। ठीक है, सो इसी तरह फिर, या शायद मुझे आपको 10वें नंबर पे जाकर एक टॉपिक पढ़ाना पड़े टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो मैंने ना इस फोर्स को लेकर बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आपको। मैंने इस लफ्ज फोर्स को लेकर, तो डायनामिक्स का टॉपिक बेटा छोटा नहीं है। डायनामिक्स कहां तक जाता है? डायनामिक्स का टॉपिक इस एक्सेलरेशन के साथ, सिर्फ इस फोर्स का ताल्लुक सिर्फ एक्सेलरेशन के साथ नहीं है, फोर्स का ताल्लुक मोमेंटम के साथ भी है, फोर्स का ताल्लुक मोमेंट के साथ भी है, फोर्स का ताल्लुक एक्सटेंशन के साथ भी है, फोर्स का ताल्लुक वर्क के साथ भी है, फोर्स का ताल्लुक प्रेशर के साथ भी है, फोर्स की 2-3 और भी किस्में हैं। ठीक है, सो यू नो व्हाट, मैंने बेटा जी आपको फोर्स को भी आगे महीना 1.5 महीना घसीटते रहना है, इस फोर्स के कॉन्सेप्ट को घसीटते रहना है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो फिल वक्त क्या करें? फिल वक्त कौन सी बात खोलें? देखिए, मेरा पहला सवाल है ओ लेवल्स वालों से भी और ए लेवल्स वालों से भी, बच्चों प्लीज बताइए, क्या आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी बच्चों, आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, वेक्टर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, लाइक व्हाट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आपने एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओ लेवल्स वालों ने भी पढ़ा हुआ है, ए लेवल्स वालों ने भी पढ़ा हुआ है। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपने एग्जांपल भी क्या ली थी? एग्जांपल भी आपने ली हुई थी एडिशन ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, उसमें जो आप वो हेड टू टेल रूल की बात करते थे, एक के हेड पे दूसरे की टेल रख दें। जी चलो, जो भी है, आई थिंक मैंने वेक्टर्स वाला फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी सारी डिटेल आपको पढ़ाई भी है। एएस वालों को 2 एक्स्ट्रा लफ्ज पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से? रिजल्टेंट और रेजोल्यूशन। जी, एएस वालों को वेक्टर्स में क्या चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है? रिजल्टेंट और रेजोल्यूशन के 2 अल्फाज हैं, वो एएस वालों को मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है उनको आता है वो सारा। ठीक है, ओके, इसका मतलब है करना क्या है फिर? कहने का मतलब ये है भाई कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, मुझे आपको आज ये पढ़ाना है, मुझे आज आपको ये, बाकी सारा कुछ देखते हैं, 1 बाय 1 बात को स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 बात को स्टार्ट करते हैं। तो यू नो व्हाट, मैंने मैकेनिक्स में या डायनामिक्स में या स्टडी ऑफ फोर्सेस में आपको न्यूटन के लॉज पढ़ाने हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लो जी, आपने पिछले पेज पे कुछ लिखा या नहीं लिखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का जो आपका टॉपिक है फिजिक्स में, यूं हेडिंग दीजिए, फिजिक्स की जो ये आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में जो आपने ये डायनामिक्स पढ़ना है, इस डायनामिक्स में मैंने अभी आपको क्या पढ़ाना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लो जी, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको मैं आज का कॉमन टॉपिक कह रहा हूं, जिसको मैं आपका ओ लेवल्स और एएस का कॉमन टॉपिक कह रहा हूं। ठीक है, पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलीफ से भाई, क्योंकि जुमले तो वही हैं, जुमले तो बदलेंगे नहीं। जो स्टेटमेंट्स हैं न्यूटन के लॉज की, वो तो जो ओ लेवल्स में स्टेटमेंट है वही ए लेवल्स में स्टेटमेंट है। हाँ, थोड़ी सी एडवांसमेंट आएगी, देखेंगे क्या एडवांसमेंट है क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए लिखिए जनाब, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी सर, ये मैथ्स वाले भी नोट करेंगे, ऑफ कोर्स, ये आपके एएस के मैथ्स का हिस्सा भी है, ये आपके एएस के मैथ्स के सिलेबस का हिस्सा भी है भाई।
जी, हुरिया आप, सारा आप, और आई थिंक एक दो और स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ जो फिजिक्स नहीं लेते, मैथ्स लेते हैं, ये उनका भी हिस्सा है, उनके सिलेबस का भी हिस्सा है एएस के अंदर। अच्छा सुनो जी, सुनिए प्लीज, मुझे प्लीज बताएंगे व्हाट इज दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का पहला लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट, इट स्टेट्स व्हाट, इट स्टेट्स दैट an object remains in this, an object will remain in the state of an object, it states that an object will remain in the state of rest or in the state of uniform motion or in the state of uniform motion unless or until and unless an external unbalanced force is applied on it। जी भाई, unless and until an external unbalanced force is applied on it। तो जी क्या लिखवाया, जरा गौर करो भाई। It states that an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, that any object, it states that any object will remain in the state of rest। किस स्टेट में रहेगा वो? या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है, it states that any object will remain in the state of rest or in the state of uniform motion unless or until, क्या नहीं होता, until and unless an external, बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट मैं क्या कह रहा हूं, या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक क्या नहीं होता, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। क्या मतलब इस बात का? देखिए मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मैकेनिकल स्टेट, ये मैं फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहा, कौन सी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे? मैकेनिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो क्या होगी। बेटा जी न्यूटन साहब फरमाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है या तो रेस्ट होगी, या वो रेस्ट में है, या वो यूनिफॉर्म मोशन होगी, जब तक क्या नहीं होता, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। मुझे वैसे आप एक बात बताएंगे प्लीज, इस रेस्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होगी? रेस्ट होगी या यूनिफॉर्म मोशन होगी, जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। देखते हैं जनाब, देखते हैं इसका अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या ताल्लुक है। रेस्ट का मतलब है स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब होता है ओके जी, नॉट मूविंग। ठीक है, एक बच्चे ने कहा सर नॉट मूविंग, ठीक है जी, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। जब वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड क्या हुई? चलो एक बात बताओ, उसकी स्पीड क्या हुई सर जी? इसका मतलब है उसकी स्पीड जीरो हुई। ओके जी, स्पीड जीरो हुई। अच्छा, वैसे एक सवाल है, अगर उसकी स्पीड जीरो हुई तो उसकी एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है? अगर उसकी स्पीड जीरो हुई तो उसकी एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है?
सर स्पीड भी 0 होगी, और अगर स्पीड ही नहीं है, स्पीड ही 0 है, तो फिर तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी सर? दी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। अब ये सारी बातें कब होंगी? ये सारी बातें दो सिचुएशंस में होंगी, या तो कोई फोर्स ही अप्लाई ना हो, ठीक है, या तो कोई फोर्स ही अप्लाई ना हो, या फिर फोर्स अगर अप्लाई हो भी रही है, फोर्स अगर अप्लाई हो भी रही है तो बैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड ना हो। लो भाई, ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट है या स्टेशनरी है, मतलब नॉट मूविंग है, मतलब उसकी स्पीड 0 है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक बात सुन लीजिए, एफ नेट, देखिए आपको एक बात मालूम, मैं यहां से भी वो एफ नेट का एक जिक्र करूंगा, नेट फोर्स 0 होने का जिक्र करूंगा, ठीक है। इस वक्त एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है सर या तो फोर्स है ही नहीं, और अगर फोर्स है भी तो फोर्सेस जो हैं बैलेंस्ड हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कोई नहीं है। यहां पे एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0 का मतलब है अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0, there is no unbalanced force, there is no unbalanced force, ठीक है, there is no unbalanced force। और अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इसी के नीचे जाके लिखो, मैं आता हूं इस बात की तरफ दोबारा, सर एफ नेट, उसको बोलो नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज नो, there is no unbalanced force, मतलब नेट फोर्स इज 0। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है सर जी? नेट फोर्स 0 होने का मतलब यह है या तो कोई फोर्स ही नहीं है, या तो क्या जी, या तो सर नो फोर्स इज एक्टिंग, नो फोर्स इज एक्टिंग, या फिर दूसरा मतलब यह है कि सर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। लो भाई, जी जनाब, मैंने क्या बोला, दोबारा मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहाँ पे आपको न्यूटन साहब का पहला लॉ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और न्यूटन साहब क्या फरमा रहे हैं? वो फरमाते हैं एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कैसे? देखो ना जरा, मैंने कहा ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, 2 मिनट रखो। ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है सर? ऑब्जेक्ट की स्टेट अगर रेस्ट है, रेस्ट का मतलब क्या है सर? रेस्ट का मतलब है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है नॉट मूविंग, नॉट मूविंग का मतलब क्या है सर? 0 स्पीड, जीरो, अगर स्पीड ही 0 है, चल ही नहीं रहा, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन का मतलब भी है 0। इफ एक्सेलरेशन इज 0, व्हाट डज इट मीन सर? कोई फोर्स नहीं लगाई, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर इज नो फोर्स, 0 एक्सेलरेशन, 0 नेट फोर्स। इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, तो मैं इसके नीचे क्या लिख रहा था? मैंने इसके नीचे क्या लिखा था? मैंने इसके नीचे लिखा सर एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट इज इक्वल टू 0 के नीचे क्या लिखा? एफ नेट इज इक्वल टू 0 के नीचे क्या लिखा सर? एफ नेट इज इक्वल टू 0 के नीचे आपने लिखा, वो क्या बोलते हैं, या तो नो एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिखा था मैंने? नो फोर्स इज एक्टिंग, या मैंने कहा था नो फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, या फिर अगर फोर्स अगर एक्ट कर भी रही है तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड। जी, ये मैंने लिखा है इसके नीचे, अगले पेज पे जो मैंने यहां लिखा है, आप नीचे लिखिएगा प्लीज, आपने नीचे लिखते जाना है, मैंने वैसे अब अगले पेज, पिछले पेज पे उस ख्वारी से बचने के लिए इधर लिख दिया। रेस्ट का मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब नॉट मूविंग, नॉट मूविंग का मतलब स्पीड 0, स्पीड 0 का मतलब एक्सेलरेशन भी 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब एफ नेट भी 0। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब या तो फोर्स है ही नहीं, और अगर फोर्स अगर है भी तो बैलेंस्ड है। जैसे नहीं होता वो क्या कहता है, टग ऑफ वॉर है, अगर मैं कहूं 10 बच्चे उधर हैं, 10 बच्चे इधर हैं, 10 बच्चे रस्सी को उधर खींच रहे हैं, 10 बच्चे रस्सी को उधर खींच रहे हैं, और अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम फोर्स से खींच रहे हैं, अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम फोर्स से बात को हाँ ठीक है, मैं रेस्ट वाला इधर अलग कॉलम है, यूनिफॉर्म मोशन वाला इधर अलग कॉलम है,
ठीक है, तो क्या हुआ होगा सर, फोर्सेस बैलेंस हुई होंगी, फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर हुई होगी, इसलिए वो हिलेगी नहीं रस्सी। हाँ, रस्सी उस तरफ को एक्सेलरेट करेगी जिस तरफ को, ये तो अगला लॉ है, ये तो अगला लॉ है कि रस्सी एक्सेलरेट कब करेगी, मैं तो भी एक्सेलरेशन की बात ही नहीं पढ़ा रहा। फोर्सेस जब बैलेंस्ड हैं तो क्या सिचुएशन है कि सर एक्सेलरेशन 0 है। इस पहले कॉलम में किसी को प्रॉब्लम है? जी बच्चों, पहले कॉलम में किसी को प्रॉब्लम है? नो? कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं? श्योर? ओके, अब चलता हूं फिर मैं यहां से यूनिफॉर्म मोशन की तरफ, यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। ठीक है, सुनो जी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जी बच्चों प्लीज बताइए, व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म मोशन? सर इसका मतलब है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, यही मतलब है ना यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है सर जी। अच्छा, वैसे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दो मतलब है, एक मतलब है कांस्टेंट स्पीड, कि स्पीड भी नहीं बदल रही, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको सर, स्पीड भी नहीं बदल रही और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कांस्टेंट स्पीड, या फिर इट मींस कांस्टेंट डायरेक्शन, या फिर इसका मतलब वो होता है सर वो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या है आपस में, या फिर आप इस कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये निकाल लें कि सर नो एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, u इज इक्वल टू v। इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपस में क्या है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपस में क्या है, बराबर है। अब अगर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपस में बराबर है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, स्पीड भी नहीं बदल रही, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपस में बराबर है। अब अगर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपस में बराबर है तो प्लीज बताइए इसका मतलब क्या है कि सर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। आप एक बात पे गौर नहीं करते हो कि रेस्ट की सिचुएशन में भी क्या आया था, 0 एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड सब बराबर है। तो यहां पे भी क्या लफ्ज आ रहा है, यहां पे भी डोंट यू सी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 आ रहा है। चाहे आप रेस्ट का अल्टीमेट हल नतीजा निकालो, उसका नतीजा सर एक्सेलरेशन इज 0। चाहे आप यूनिफॉर्म मोशन का अल्टीमेट हल निकालो, उसका भी अल्टीमेट नतीजा क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। जी, दोनों कॉलम्स में एंड रिजल्ट क्या है, दोनों कॉलम्स में सर जी एंड रिजल्ट ये है कि एक्सेलरेशन 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या कॉन्सेप्ट होता है सर, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये है नो अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि चूंकि आपने कल के लेक्चर में पढ़ा है सर F इज इक्वल टू एम ए, अगर A होगा तो फिर F भी होगा। F कौन सा, आता हूं इस फॉर्मूले की तरफ मैं दोबारा आऊंगा। असल में न्यूटन के लॉस का मकसद ये है इस फॉर्मूले की तरफ जाना, तो मैं इस फॉर्मूले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। जब एक्सेलरेशन 0, तो प्लीज एक बात बताएं, इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट करो तो फोर्स का जवाब क्या आएगा? इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की जगह आप 0 पुट कर दो तो फोर्स भी 0 आएगी ना भाई, फोर्स भी 0 आएगी ना। तो जब फोर्स 0 आएगी तो कौन सी फोर्स 0 आएगी सर, जिसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0। अगर यहां भी अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है, उसके नीचे भी क्या लिख दो, उसके नीचे भी लिख दो कि सर अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स तो इसका मतलब है सर नेट फोर्स इज 0। और इस वक्त नेट फोर्स इज 0 का मतलब ये है, वंस अगेन
नेट फोर्स इज जीरो का मतलब ये है सर या तो फोर्सेज ही एक्ट नहीं कर रही, नो फोर्स इज एक्टिंग, या फिर इसका मतलब है फोर्सेस आर बैलेंस्ड। जी जी तो भाई हाँ जी, इस बात को लेकर किसी को प्रॉब्लम है कि न्यूटन साहब क्या फरमा रहे हैं? न्यूटन साहब फरमा रहे हैं कि जनाब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, it states that any object will remain in the state of rest or in the state of uniform motion, or if it is in the state of uniform motion, an object in the rest will remain in the rest, an object in uniform motion will remain in the uniform motion, ठीक है, unless or until an external unbalanced force is applied on it। अगर आप बैलेंस्ड फोर्सेस लगाते हैं तो भी फायदा नहीं है, अगर आपने फोर्सेस बैलेंस लगाई तो रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। देखो मैं अगर रुका हूं तो मैं रुका हुआ है जी, मुझ पे या तो फोर्स है ही नहीं, और अगर फोर्स है भी तो मिसाल के तौर पर अगर मेरा नीचे की तरफ वेट है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। खैर ये तो अगली एग्जांपल है, तो बहुत बात की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, तो जब फॉरवर्ड फोर्स ही नहीं है तो आई एम एट रेस्ट। अब्दुल मोइज बहुत आगे के सवाल है, ठीक है। फिल वक्त सिंपल सी बात है, ऑल लेवल्स की बात है भाई। ऑर्डिनरी लेवल की बात क्या है कि सर अगर ऑब्जेक्ट रुका हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं होती, उसकी स्पीड ही नहीं होती, उसकी एक्सेलरेशन ही नहीं होती, उसमें फोर्स ही नहीं होती, नेट फोर्स जीरो होती है, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, आई होप आप ये नोट्स लिख चुके हैं, 2 मिनट रुकिए। कहने का मतलब ये है कि सर जी इधर भी जीरो एक्सेलरेशन है, इधर भी जीरो एक्सेलरेशन है, इन दोनों बातों का मतलब क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इन दोनों बातों का मतलब है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। जी एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो चाहे आप रेस्ट की बात करें, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो होती है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो होती है। मिसाल के तौर पर ये जो मिसाल लेते हैं यार, मैं अगर एक जमीन की मूवमेंट की बात करूं, अगर मैं कहूं जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसकी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है ना। जस्ट लेट बल्कि एक नहीं एग्जांपल नहीं देते। हाँ मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि यार अगर मैं वैक्यूम में चले जाएं, वहां पे स्पेस में चले जाएं, वैक्यूम में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, वहां पे अगर आप किसी को धक्का दे दें और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे हैं, अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे तो पूरी जिंदगी कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा, जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अच्छा एक सेकेंड ये लो जी, मैंने ना ये यहाँ पे मेरी एक टेबल है, इस टेबल पे मैंने यूं पेन फेंक दिया है, ओके। टेबल के ऊपर मैंने अपना एक यूं, इस टेबल पे should the forces be balanced or unbalanced? Hold on, अगर मैंने इस टेबल पे अपना पेन फेंक दिया है, यार ये पेन तो आगे जाते रहते रुक गया, पेन रुक क्यों गया? वैसे इस पे तो फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ सर एक फोर्स है ना सर, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया। अगर फ्रिक्शन ना होती तो क्या होता? सर ये इसको आपने धक्का दिया था, पूरी जिंदगी चलता रहता। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो पूरी जिंदगी रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे। और हाँ अगर आपने उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस भी लगा ली तब भी वो रेस्ट में ही रहेगा। तब भी मिसाल के तौर पर मैं कहूं जी मेरे 2 हाथ हैं, एक यहां से कोई बंदा खींचना स्टार्ट कर दे, यहां से कोई बंदा खींचना स्टार्ट कर दे, तो मैं फिर भी उधर ही रहूंगा, मैं फिर भी रेस्ट पे ही रहूंगा। हाँ दर्द मुझे होगी, मैं चीखें मारूंगा, उनको बुरा भला कहूंगा, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं मूव तो नहीं करूंगा ना, अनलेस और अनटिल
मुझे एक तरफ बंदा ज्यादा जोर से खींचना स्टार्ट कर दे, है जी। अगर कोई बंदा, ठीक है, आप बाजू निकल जाएगा, नहीं इतना जोर से ना खींचना कि बाजू निकल जाए ठीक। कहने का मतलब है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन द रेस्ट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। या तो फोर्स देखें, और एक और चीज, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल ऑलवेज रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहेगी, उसकी कांस्टेंट स्पीड ही रहेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर कांस्टेंट स्पीड की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप नहीं है जो अक्सर गाड़ी में, मिसाल लेता हूं, गाड़ी में नहीं है जो क्रूज कंट्रोल का बटन होता है जी भाई, किस किस की गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का बटन है? ये सिविक टाइप या सिविक से आप मॉडल्स जो हैं उनमें एक ये क्रूज कंट्रोल का बटन होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस देयर, होता है कि सर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस बटन को दबा देते हैं। आप जब उस बटन को दबा देते हैं तो वो 120 की स्पीड को फिक्स कर देता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देता है, कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी उसकी गाड़ी में पता क्या फिनोमेना होता है? उसकी गाड़ी में फिनोमेना ये होता है कि सर उसके इंजन शिंजन टायर शायर आपस में क्या सीन मारते हैं। वो कहते हैं आगे की तरफ इंजन की होती है ड्राइविंग फोर्स, पीछे की तरफ होती है हवा की और जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस बैलेंस करना स्टार्ट कर देती हैं। कैसे, कौन सी फोर्सेस बैलेंस होती हैं? फॉरवर्ड वाली ड्राइविंग फोर्स और बैकवर्ड वाली फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं, तो गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहती है। जहां ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगी गाड़ी की स्पीड बढ़ना स्टार्ट कर देगी, जहां फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी गाड़ी की स्पीड घटना स्टार्ट कर देगी, या वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर लेगा या वो डिसेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। हैदर क्या जुमला लिखा है यार, जब आप क्रूज कंट्रोल का बटन दबाते हो तो मेरे भाई, ठीक है बच्चों, सिर्फ जितना बोल रहा हूं आप लोग ना, असल में ढेर सारे सवाल अब आ रहे हैं, मैं जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझो ना यार, उसको उसको फॉलो करो बस। मैं गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूं, मोटरवे पे चल रही है गाड़ी, क्रूज कंट्रोल का बटन आपने दबा दिया है, स्पीड को आपने फिक्स कर दी है, स्पीड को आपने कांस्टेंट कर दिया 120। अब गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी की यूनिफॉर्म मोशन है, यस सर। गाड़ी की कांस्टेंट वेलोसिटी है, यस सर। गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड है, यस सर। गाड़ी की डायरेक्शन एक ही सेम रोड पे चल रही है, बिल्कुल इनिशियल फाइनल सब बराबर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? जीरो। व्हाट इज नेट फोर्स? सर जीरो। व्हाट अबाउट फोर्सेस? सर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। which forces are balanced? The forward is driving force and the backward is frictional force. So both these forces are balanced. Okay, then there is no unbalance. There is no unbalanced. Okay, if there is no unbalanced force, if forces are balanced, if net is zero, if f net is zero, net force is zero, it means it will remain in the uniform motion. It will remain in the uniform motion. Any object will remain in the state of rest or in the state of uniform motion unless or until an external unbalanced force is applied on it. जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी? यहां तक किसी को परेशानी नहीं? वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा सर जी? तब जो है ना, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। अल्लाह अकबर। एक बच्चे ने पूछा है सर ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? ओके ओके होल्ड ऑन। इससे पहले कि मैं सेकंड लॉ पे जाऊं, देखिए देखिए इधर जरा सुनिएगा। जी हैदर साहब सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सुनने पे ध्यान दो यार, आप लिखने पे ध्यान ज्यादा देते हो, आप सुनने पे मतलब मैसेजेस लिखने पे ध्यान आपका ज्यादा है, मेरी बात सुनने पे ध्यान कम। खैर आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो ठीक है। चलो ये सुनो, एक बच्चे ने पूछा नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स कहते हैं बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स को। किसको जी? 2 मिनट रुको भाई। अनबैलेंस्ड फोर्स को, ठीक है।
अब अगर नेट फोर्स 0 है तो इट मींस अनबैलेंस्ड फोर्स भी 0 है जी। इफ आई से कि नेट फोर्स इज 0, व्हाट डज इट मीन सर? इट मींस कि अनबैलेंस्ड फोर्स भी 0 है। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? इट मींस सर sum of all the forces is 0. Net force is 0, unbalanced force is 0, sum of all the forces is 0. It means sum of all the forces is 0. इसका और मतलब ये है, net force is 0, unbalanced force is 0, sum of all the forces is 0. ठीक है? So in this situation we use the word that forces are balanced. Hence forces are balanced. अगर मैं कहूँ नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू 0 है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। और अगर फोर्सेस बैलेंस्ड ना हो, कोई अनबैलेंस हो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 ना हो, कोई नेट फोर्स मौजूद हो, तो क्या होता है? तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। और जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी तो न्यूटन का पहला लॉ अप्लाई नहीं होगा। जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी तो न्यूटन साहब का पहला लॉ अप्लाई नहीं होगा, फिर न्यूटन साहब का दूसरा लॉ अप्लाई होगा। तो इससे पहले कि मैं न्यूटन साहब का दूसरा लॉ अप्लाई करूं, फिलहाल मुझे फर्स्ट लॉ की थोड़ी सी और भी आपको कोई साइंस सिखाने की कोशिश करनी है। ठीक है, फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने आपको और मजीद क्या सिखाना है, 2 मिनट जरा सुनिएगा गौर से। यू नो, फर्स्ट लॉ का ताल्लुक है इक्विलिब्रियम के साथ भी। सबर करो यार जरा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ की ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बारे में इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं मैं, 2 मिनट रुको, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ मैं इक्विलिब्रियम को लिंक करने लगा हूं। सुनना जरा बच्चों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ मैं अभी आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम को लिंक करने लगा हूं। जरा प्लीज सुनना गौर से। यहां तक पूछना है, किसी बच्चे ने कहा था सर पिछली स्लाइड पे चले जाएं। अब्दुल्ला शाहिद आपने कहा था आगे हूं पिछली स्लाइड पर। कॉपी करना था या पूछना था कुछ? ठीक हो गया सर, ओके। इधर आओ जी, पिछली बात मैंने मुकम्मल कर दी। मैं यहाँ फोर्सेस को बैलेंस करने का मतलब, या नेट फोर्स के 0 का मतलब, या फोर्सेस के सम को देखते हैं। इसको लिंक करने के लिए मैं एक नया टॉपिक बिल्ड कर रहा हूं। कौन सा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन and the concept of equilibrium and the concept of equilibrium। लो जी, न्यूटन के पहले लॉ का ताल्लुक है किसके साथ? देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद व्हाट? विद इक्विलिब्रियम। विद क्या बेटा? विद इक्विलिब्रियम। क्या ताल्लुक है सुनिएगा जरा। फर्स्ट लॉ तो आपने पढ़ लिया ना कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस और अनटिल an external unbalanced force is applied on it। ओके ओके, अब मैं आपको जरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ सिखाना स्टार्ट करता हूँ। सुनो जी, पता है इक्विलिब्रियम की मुझे कोई डेफिनेशन सुनाए? एनीवन प्लीज? An object is said to be in the state of equilibrium, is said to be in the state of equilibrium if it is in the state of rest or in the state of uniform motion। An object is said to be, 2 मिनट रुको, इधर सुनो भाई। ये जो आपने लिखा ना मैकेनिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो रेस्ट में होगा या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, रेस्ट में होगा तो आपने एफ नेट 0 कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो आपने एफ नेट 0 कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा प्लीज। रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं।
2 मिनट सबर करो, मेरी बात करने दो भाई, मुझे अपनी बात करने दो, आप लोगों के मशवरे जब मांगूंगा तब दे देना। ये सुनो, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है या ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, एक नतीजा तो आपने ये निकाला सर, फोर्सेस नेट फोर्स 0 होती है, या फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं, या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होती। ओके, मान ली बात। मैं अब आपको अगली बात ये कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब भी कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। जब ऑब्जेक्ट की नेट फोर्स 0 होती है तब भी कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तब भी कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड, या फिर an object is said to be in the state of rest or in the state of uniform motion. ठीक है, an object is said to be in equilibrium if it is in the state of rest or in the state of uniform motion, which means कि acceleration 0 है, या which means कि forces 0 हैं, net force 0 है। तो मैं इसके 3 जुमले लिखवाऊंगा, मैं इक्विलिब्रियम के 3 जुमले लिखवाऊंगा। पहला जुमला इक्विलिब्रियम को समझाना चाह रहा हूं। An object is said to be in equilibrium if it is in the state of rest or in the state of यूनिफॉर्म मोशन। आप मुझे प्लीज ये बताइए कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो यूनिफॉर्म मोशन होती है, इसमें क्या चीज 0 होती है? क्या आप कह सकते हैं सर एक्सेलरेशन 0 होती? कहने से सर जी, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in equilibrium if what? If sir ji, if its acceleration is 0। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अब मैं अगली बात ये करना चाहता हूं कि यार अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है बच्चों कि नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स 0 है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if what happens? If net force is 0, an object is said to be in equilibrium जी आ रहा हूं। An object is said to be in equilibrium if what? An object is said to be in equilibrium if net force on it is 0। अच्छा, फिर अब अगला जुमला लिखते हैं। अगर नेट फोर्स 0 हो तो क्या मतलब होता है? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। एन ऑब्जेक्ट is said to be in equilibrium if what? If forces acting on it are balanced. If forces are balanced, an object is said to be in equilibrium if forces are balanced। लीजिए भाई, यहां तक किसी को परेशानी है? An object is said to be net force resultant force। yes। नेट फोर्स इज 0, रिजल्टेंट फोर्स इज 0। देखिए मैंने क्या कहा कि न्यूटन के जो पहला लॉ है इसका ताल्लुक है किसके साथ? सर इसका ताल्लुक है इक्विलिब्रियम के साथ। क्या हमने कहा?
न्यूटन के पहले लॉ में क्या जुमला लिखा हुआ था? It states that any object will remain in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. हमने रेस्ट को समझा, फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन को समझा. रेस्ट का भी नतीजा निकला नेट फोर्स इज जीरो. यूनिफॉर्म मोशन का नतीजा भी क्या निकला? यूनिफॉर्म मोशन का नतीजा भी निकला नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो हमने कहा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if it is in the state of rest or in the state of uniform motion. फिर हमने कहा an object is said to be in equilibrium if इस rest और uniform motion का मतलब था acceleration is zero. acceleration is zero का मतलब था net force is zero. net force is zero का मतलब था forces are balanced. अच्छा, forces are balanced का क्या मतलब है? अगला मतलब निकालता हूँ जी. forces are balanced. forces are balanced का मतलब क्या है? सर forces are balanced का मतलब है sum of all the force is zero, resultant force is zero, net force is zero, resultant force is zero, sum of all the forces is zero. ठीक है, यहां से पता मैं क्या करता हूं? यहां से मैं conditions of equilibrium निकालने की कोशिश करता हूं. net force is zero के साथ आप एक लफ्ज लिख सकते थे क्या? resultant. जी 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 बेटा, resultant force is zero. जी, net force is zero के साथ आप एक और जुमला लिख सकते हैं, resultant force is zero. F net is zero, resultant force is zero, sum of all the forces is zero. ठीक है, या forces are balanced. ठीक है, अच्छा सुनिए, अब मैं जो अगली हेडिंग देने लगा हूं वो क्या है? वो है सर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. एक तो आपने बोला रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है, मुझे लगता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में जनरल कंडीशन क्या है? सर जनरल कंडीशन है कि एफ नेट को क्या होना चाहिए? एफ नेट को जीरो होना चाहिए. जनरल कंडीशन है सर एफ नेट को जीरो होना चाहिए. ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को जीरो होना चाहिए. मतलब सर रिजल्टेंट के लिए कैपिटल आर का सिंबल होता है. रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस को जीरो होना चाहिए. ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं इसको ना दो, ये तो मैंने जनरल कंडीशन लिखवा दी, इसकी यहां में लिखाता हूं फर्स्ट कंडीशन, और यहां लिखवाता हूं सेकंड कंडीशन. देखो बेटा, ये तो आपने जनरल कह दिया कि सर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, या रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए. अब फोर्सेस किधर किधर होती हैं सर? या तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं या फिर वर्टिकल फोर्सेस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट कंडीशन में मैंने लिखना है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो. सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो. ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस. सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस, बल्कि एक सेकेंड, फर्स्ट कंडीशन में ये लिखिए सम ऑफ, पहले ये लिखिए फॉरवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेस. लो जी, इसको अगर मैं यूं कहूं कि सर फॉरवर्ड वालों को पॉजिटिव कर लें, बैकवर्ड वालों को नेगेटिव कर लें, तो तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम क्या आएगा? अगर मैं कहूं फॉरवर्ड वाली बैकवर्ड वाली के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में फोर्सेस आर बैलेंस्ड, नेट फोर्स इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, रिजल्टेंट इज जीरो, व्हाटएवर. पहली कंडीशन क्या है? सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेस. बैकवर्ड फोर्सेस को अगर मैं उधर ले जाऊं, क्या मैं इधर एक जुमला लिख सकता हूं? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ horizontal forces, overall sum, general sum of horizontal forces is equal to 0 है. या फिर
इधर मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ, सम का सिंबल होता है सिग्मा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ, ये जो सिग्मा है इसका मतलब है सम, एफ का मतलब है फोर्सेस, एक्स का मतलब है, आज फुल क्लास फिजिक्स, जी भाई मैं आज फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, आज फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, मैं इस न्यूटन के लॉस को आज मुकम्मल करना चाहता हूँ, शायद मैं आज केमिस्ट्री ना पढ़ाऊँ, शायद मैं आज केमिस्ट्री ना पढ़ाऊँ, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूँ? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्स का मतलब क्या होता है? इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? एक्स डायरेक्शन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इट्स ऑलरेडी 7, आई नो बेटा जी, आई नो पुत्र जी, प्लीज इधर ध्यान दीजिए, फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। Sum of all the forces in x direction is 0, sum of all the forces in horizontal direction is 0, या sum of forward forces is equal to sum of backward forces। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कीजिए। ए लेवल्स वाले एक और जुमला लिख दें, ए लेवल्स वाले एक और जुमला लिख दें, आर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आर एक्स इज इक्वल टू 0 को ओ लेवल्स वाले बेशक मत लिखें यार, उनको नहीं पता ये आर क्या चीज होती है, लेकिन खैर लिखना है तो लिख दो यार, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। आर का मतलब था रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। रिजल्टेंट का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या होगी? हाँ दूसरी कंडीशन सर फिर वर्टिकल के साथ भी ऐसे ही होगा। जी जनाब बिल्कुल। इधर क्या लिखूंगा मैं? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस should be equal to sum of downward forces। sum of upward forces is equal to sum of downward forces। या फिर उसको आप यूं लिख दीजिए सर जी, sum of vertical forces should be equal to 0। या फिर आप इसको दीजिए सर, सम का मतलब होता है सिग्मा, एफ का मतलब फोर्सेस, वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। या फिर जो एक और सिंबल है आर, रिजल्टेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। जी जी, तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? सो यू नो इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी होता है? नेट फोर्स का 0 होना, रिजल्टेंट फोर्स का 0 होना, फोर्सेस का बैलेंस्ड होना, फॉरवर्ड का बैकवर्ड के बराबर होना, अपवर्ड का डाउनवर्ड के बराबर होना, ठीक है, ठीक है जी। फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर हो, या तमाम फोर्सेस का सम 0 हो, हॉरिजॉन्टल का सम 0 हो, वर्टिकल का सम 0 हो, नेट रिजल्ट भी 0 हो, नेट रिजल्ट भी 0 हो। जी बच्चों प्लीज बताएंगे, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? एनीवन? जी नो? अच्छा वैसे ओ लेवल्स वालों से एक छोटा सा सवाल है कि उनकी अभी अभी 7 बजे उनकी कौन सी क्लास स्टार्ट होती है? ओ लेवल्स वालों की 7 बजे कौन सी क्लास स्टार्ट होती है? इंग्लिश की? अच्छा चलो, मैं आपको इंग्लिश की मैम का मैसेज आया, 7:30 होती है। चलो मैं उनको एक मैसेज कर देता हूँ कि मैम आज की क्लास आपने 8 बजे लेनी है, ठीक है, ठीक है। मैं उन्हें एक मैसेज कर रहा हूँ। मैं 8 बजे तक आपको फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। I have extended। व्हाट अबाउट ओ लेवल्स? में ओ लेवल्स वालों की बात ही कर रहा हूँ, ओ लेवल्स वालों की बात ही कर रहा हूँ कि ओ लेवल्स वाले क्या करें। ओ लेवल्स वाले मैं ग्रुप के ऊपर आपके मैसेज भी कर देता हूँ। फिजिक्स क्लास
2 मिनट रुक, जल्दी से इसको नोट कर लो यार। जी बच्चों क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? न्यूटन का पहला लॉ समझा रहा था। पहला लॉ जब मैंने मुकम्मल किया तो उसी तरह की बातें, वही बातें, उसी 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 सिचुएशन को हमने क्या बोल दिया? उसी सिचुएशन को हमने इक्विलिब्रियम भी बोल दिया है जी। कैसा है जो न्यूटन का पहला लॉ जिन 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 अल्फाज का जिक्र करता है, किसका? क्या रेस्ट का जिक्र हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है उसका जिक्र हो रहा है, नेट फोर्स जीरो है उसका जिक्र हो रहा है। तो यार ये नेट फोर्स जीरो हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, या नेट फोर्स जीरो हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको इक्विलिब्रियम ही तो बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसको भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, फोर्सेस बैलेंस्ड हो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्वल है, लाइक फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, लाइक इक्वल से निकला है। कहां से निकला है? इक्वल से निकला है। तो क्या चीज इक्वल है सर? फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कुमैल ने सवाल पूछा कि सर क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट, हालांकि अब मैंने टर्मिनल वेलोसिटी अभी तक पढ़ाया नहीं, बट फिर भी भाई ने पूछ लिया कि सर जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे होता है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होता है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम में होता है। क्यों? बिकॉज जो नीचे की फोर्स होएगी और जो ऊपर की फोर्स होएगी वो दोनों अगर बराबर हो जाएं तो फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई, नेट फोर्स जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई, मोशन यूनिफॉर्म हो गई, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। एक तो मैंने आपको क्रूज कंट्रोल का बटन बताया था, उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर था, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स। तो क्रूज कंट्रोल की सिचुएशन भी इक्विलिब्रियम है कि सर स्पीड कांस्टेंट है। क्यों है? बिकॉज फोर्सेस बैलेंस होंगी। कौन सी? ऑटो पायलट भी, जी बिल्कुल ठीक है। नहीं ऑटो पायलट अब मुझे नहीं पता कि वो कांस्टेंट स्पीड पे चलाता है जहाज को या क्या कर रहा होता है, आई डोंट नो वो एक्सेलरेट हो रहा है कि डिसेलरेट हो रहा है। मैं क्रूज कंट्रोल के बटन की बात कर रहा हूं, मैंने कभी जहाज चलाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है वहां ऑटो पायलट के का जब आप बटन दबाते हैं तो जहाज कांस्टेंट स्पीड पे चलता है कि नहीं, ठीक है। हाँ जो मेरी गाड़ी में जो क्रूज कंट्रोल का बटन है उसका मुझे पता है कि जी स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो आई होप जहाज में होता है क्रूज कंट्रोल, होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होता? ऑटो पायलट इज कांस्टेंट सर। अच्छा महद आपने चलाया? जी भाई चलो, जिस भी किसी ने जहाज शहाज में कोई बैठा है तो, या नहीं जहाज में तो सारे बैठे होंगे, वो जो कॉकपिट होता है उसमें जहाज के पायलट के साथ बैठना जरा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं जहाज में जाऊंगा तो मैं पायलट से कोई दोस्ती शोस्ती बनाकर उसके बाद बैठकर उससे ऑटो पायलट का जो है वो सीन सीख कर रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको को पायलट 101, ओके जनाब बिल्कुल ऐसे ही, को पायलट 007 है जी। खैर जो भी है, ओके गूगल पे सर्च कर लें, आप कर लें भाई, आप कर लें, आप कर लें। मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाना था कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात की जाएगी। फर्स्ट लॉ को लेकर किसी को प्रॉब्लम है? ओके 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 ओके, मैं सेकंड लॉ की तरफ बात को बिल्ड करता हूँ, सेकंड लॉ की तरफ बात को लेके जाता हूँ बेटा, प्लीज सुनिएगा गौर से। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सुनो यार, पहले लॉ में क्या जिक्र है? पहले लॉ में तो कहानी यह है कि जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ऑब्जेक्ट या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी, जीरो एक्सेलरेशन है तो जीरो एक्सेलरेशन रहेगी, मतलब जब तक एफ नेट जीरो। अच्छा वैसे में एक सवाल है, अगर फोर्सेस बैलेंस ना हुई, व्हाट इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा बेटा, फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा,
फिर वो एक्सेलरेट करेगा, और हाँ, एक्सेलरेशन किस बात पर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा नेट फोर्स लगाया है, कितनी ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स आपने अप्लाई की है। ठीक है, तो व्हाट डज इट स्टेट, लिखें जी, इट स्टेट्स दैट, it states that an object will accelerate, बल्कि एक सेकेंड जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Newton's second law of motion states that, it states that what, if an unbalanced force is applied on an object, it states that if an external unbalanced force, if an external unbalanced force, unbalanced, if an external unbalanced force is applied on an object, if an external unbalanced force is applied on an object, then what, then what will happen, then it will accelerate, and then it will accelerate, then it will accelerate, ठीक है, और वो जो acceleration होगी, then it will accelerate, ठीक है, and the acceleration will be directly proportional to what, to the unbalanced force, क्या होगा, if an external unbalanced force is applied on an object, then it will produce, then it will accelerate, then it will produce an acceleration, ये लिखिए, ये लिखो एक सेकंड, यूं लिखो, if an external unbalanced force is applied on an object, then it will produce an acceleration, then it will produce an acceleration, which will be क्या, which will be directly proportional, which will be directly proportional to the net force, to the unbalanced force, to the unbalanced force, and inversely proportional to the mass of the object। लो जी, सुनो जरा गौर से, ठीक है, और यार अभी बात तो खत्म करने दो, पहले सवाल पूछना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है, 2 मिनट सब्र तो करो यार, 2 मिनट सब्र तो करो, अभी तो मैंने जुमला लिखा है, मैंने कुछ समझाया जो आपने सवाल पूछ लिए जी। किसी बच्चे ने कहा था पिछले पेज पे चले जाए, ले भाई ये तो बहुत ही कोई यार पेंटियम 1 चल रहा है बच्चा, ये वाला कौन सा कह रहा है, ड्यू टू लाइट शेडिंग, अच्छा चलो, लोड शेडिंग की वजह से वो क्लास में मिस कर गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुमैल बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैंने चूंकि अब अगली चीज पढ़ानी है, ठीक है, ओके, ये लो डन। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ जरा सुनना गौर से आप, मैं कह रहा हूँ भाई सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो क्या होगा, पहला लॉ क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देखो जीरो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं अगर नेट फोर्स अप्लाई करोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स, अगर कोई नेट फोर्स होगी तो क्या होगा, अगर कोई नेट फोर्स होगी तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, तो सर जी एक्सेलरेशन होगी, तो सर जी एक्सेलरेशन होगी, क्या होगा भाई, अगर कोई नेट फोर्स हुई तो क्या होगा सर, एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, अब जब एक्सेलरेशन होगी, देखो हमने कहा था जब एफ नेट की वैल्यू क्या थी, जब एफ नेट की वैल्यू 0 थी तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 थी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर एफ नेट 0 नहीं है,
इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा सर, एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर एफ नेट पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एफ नेट नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एफ नेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो एक्सेलरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इफ एफ नेट इज इक्वल टू समथिंग, इफ एफ नेट इज इक्वल टू समथिंग, देन एक्सेलरेशन विल आल्सो बी इक्वल टू समथिंग। ठीक है, इफ एफ नेट की कोई ना कोई, इफ देयर इज an unbalanced force, if there is some net force, if the forces are not balanced, और मतलब unbalanced force अप्लाई हो रही है, एफ नेट की कोई ना कोई वैल्यू है तो एक्सेलरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू है। एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, एफ नेट 0 नहीं है, एफ नेट 0 नहीं है तो क्या होगा, इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0। एफ नेट होगी तो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इफ देयर इज सम नेट फोर्स, एफ नेट होगी तो इट विल कॉज एक्सेलरेशन, एफ नेट विल कॉज एक्सेलरेशन। ठीक है, सच दैट हमने कहा एफ नेट होगी तो एक्सेलरेशन होगी, विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन कौन विच, इस वक्त विच कौन है भाई, ये एक्सेलरेशन जो है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, दिस एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। मतलब एक्सेलरेशन जो है it will be directly proportional to the net force, unbalanced मतलब net force, and क्या, and inversely proportional to the mass of the object, and inversely proportional to the mass of the object। क्या मतलब इस बात का सर, अगर नेट फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम कि अगर मैं ये कहूं कि अगर हम ये कहें कि आपने ज्यादा नेट फोर्स लगाई है, अगर ज्यादा नेट फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉजिटिव नेट फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नेट फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन 0, एफ नेट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एफ नेट नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, एफ नेट ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा, एफ नेट कम एक्सेलरेशन कम। तो एक्सेलरेशन और एफ नेट दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसमें किसी को परेशानी है जी, इसमें किसी को परेशानी है? ओके, अब मुझे बात बताइए, मुझे बात बताइए, ए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इधर हो गया, ठीक है, लेकिन 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 जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्या मतलब इस बात का कि अगर किसी का मास ज्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कम पैदा होगी या मुश्किल से पैदा होगी। जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी। है, ये मास जो होता है, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? है, ये मास क्या चीज होती है? 2 मिनट को, बल्कि इनर्शिया की तरफ बाद में जाता हूं। मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी, या मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन पैदा करना मुश्किल होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन पैदा करना ज्यादा होगी, आसान होगी। You know, mass is something related to inertia. Or what is inertia? Inertia is the, बल्कि एक सेकेंड, inertia को बाद में समझाता हूँ, पहले फॉर्मूला मिला लूं, पहले फॉर्मूला मिला लूं, फॉर्मूला कंपोज कर लूं, फिर मैं inertia की तरफ जाता हूँ। यार a का f के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, m के साथ इनवर्स है, क्या करूं? a is directly proportional to f net over m, ऐसे लिख सकता हूं? बच्चों प्लीज बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ओके, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। सर बाबर, आप क्लास में मौजूद हो? नो नो हैदर नहीं, सॉरी सॉरी बेटा, कुछ भी नहीं, गलत बोल रहे हो हैदर साहब। एक तो भाई आपका बेटा जरा अटेंडेंस ले लो, बाबर ओ लेवल्स की भी और ए लेवल्स दोनों की अटेंडेंस ले लो जरा, मुझे इनकी फिर भेज देना, इनकी विशा के भी फिलहाल स्क्रीनशॉट, जो एब्सेंट है उनकी मुझे नाम भेज देना। हैदर, अभी मैंने इनर्शिया का लफ्ज इस्तेमाल ही किया है और आपने मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कब पढ़ाया अभी आपको इनर्शिया? सब्र करना मेरे भाई, तुझे क्या स्पीड ज्यादा क्यों चली हुई है तेरी?
2 मिनट ब्रेक लगाया कर, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दिया करो, फिर उसके बाद सवाल या जवाब पूछा करो। अच्छा सुनो जी, असल में ना मेरी नजर फिर जाती है फौरन मैसेज वाले विंडो की तरफ, और वहां फिर कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी होती है, तो मैं दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है। खैर इधर सुनिए, ओके। एक्सेलरेशन, फातिमा बेटा जरा सर बाबर को मैसेज कर दो ये। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने सेकंड लॉ की स्टेटमेंट से निकाल ली बात, ओके। ए एफ नेट ऊपर लिख दिया, एम नीचे लिख दिया, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा जी क्या होता है सर, एक कांस्टेंट डेवलप होता है, और इस वक्त इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस कांस्टेंट की वैल्यू है 1। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है बेटा जी, वो इस वक्त 1। अच्छा, m यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई m इंटू ए। इज इक्वल टू एफ नेट। अच्छा आपको एक बात बताऊं बेटा, आपको एक बात बताऊं, आप एक काम कर सकते हैं, आप ना बजाय इसके कि इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखें, आप इतना जब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखें, आप इस फॉर्मूला को याद कर, आप ये फॉर्मूला याद करें। इस पूरी अंग्रेजी में से इट स्टेट्स दैट अगर कोई नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगी। यार ये तो बड़ी अजीब सी अंग्रेजी है, बड़ा लंबा चौड़ा जुमला है। इस जुमले का सबसे आसान वर्जन क्या है? मैं समझता हूं कि न्यूटन के सेकंड लॉ को किस तरह से स्टेट किया जा सकता है, इस तरह से कि सर नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसमें किसी को प्रॉब्लम? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेटेड एज क्या? इट कैन बी स्टेटेड एज के एज that the net force is equal to the product of mass and acceleration. सुनो जी, मैं यहां पे लिख सकता हूं न्यूटन्स second law can also be stated as क्या? Can also be stated as the net force, the net force is equal to the product of mass and acceleration. जी भाई, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो इस बात में किसी को परेशानी है? एनीवन? अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो इस बात में किसी को परेशानी है? प्लीज बताइए। इज देयर अ कांस्टेंट के इन द इक्वेशन? नहीं, वो जो कांस्टेंट के था भी, उस कांस्टेंट के की जगह मैंने क्या लिख दिया? उस कांस्टेंट के की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। उस कांस्टेंट के की जगह मैंने क्या कर दिया बच्चों? 1 लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी जो थी, मैंने जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो एक कांस्टेंट आया, और जो कांस्टेंट के था, उस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। और बेशक आप यहाँ पे पहले के लिख लो, और के के बाद आप यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, ठीक है जी। और फिर आप ये m को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m इंटू ए हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, और मैं जब अब इस फॉर्मूले को क्या कह रहा हूं कि यार आप ना न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको उस अंग्रेजी की बजाय, जो ऊपर आपने लिखा है कि जब नेट फोर्स अप्लाई होगी तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगी, और जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, यू नो है। इस पूरी कहानी को आसान लफ्जों में समराइज कैसे करते हैं? इस पूरी कहानी को बिल्कुल आसान लफ्जों में कैसे समराइज करें?
सर जी इसको सीधे सीधे लफ्जों में समराइज करें क्या कि सर ये जो नेट फोर्स होता है, ये जो नेट फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है. नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. अब आप मुझसे पूछिए कि इस न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको कोई परेशानी है तो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हैं. अब मेरी बात मुकम्मल हुई है. देखें कल या परसों जब हम लेक्चर में पढ़ रहे थे एफ इज इक्वल टू एम ए, तो लेट मी टेल यू हम गलत पढ़ रहे थे. एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं होता. क्या होता है? ये जो मैं बिल्कुल पहले लेक्चर में अगर यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है ना एफ इज इक्वल टू एम ए, तो प्लीज लेट मी टेल यू जुमला गलत है. दिस इज गलत. एफ इज इक्वल टू एम ए गलत है. क्या होना चाहिए सही जुमला, सही फॉर्मूला क्या है? इट्स नॉट एफ इज इक्वल टू एम ए, it is actually f net is equals to ma. फोर्स एक्सेलरेशन कॉज नहीं करती जब तक के अनबैलेंस्ड ना हो. नेट फोर्स जो होती है वो एक्सेलरेशन कॉज करती है. नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन कॉज करती है. अब्दुल मोइज थोड़ी देर सब्र करेंगे, थोड़ी देर सब्र करेंगे भाई. फिलहाल ये सारे ठीक हैं. फिलहाल दोनों पहली स्टेटमेंट भी ठीक है. ये जो मैंने रेड पेन से लिखी है ये स्टेटमेंट भी ठीक है. जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है वो स्टेटमेंट भी ठीक है. और मैं यहीं से एक तीसरी स्टेटमेंट भी निकालता हूं. मैं यहीं से इस सेकंड लॉ की एक तीसरी स्टेटमेंट भी निकाल लेता हूं. जरा प्लीज सुनिएगा गौर से, सुनो प्लीज. ओ लेवल्स वाले भी इसको तीनों ठीक है. फिलहाल तीनों ठीक है. ओ लेवल्स वाले भी जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. देखो बेटा, अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए. ओके, मुझे प्लीज बताइए, ओ लेवल्स वालों से सवाल पूछना है मैंने, ये ए फॉर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ए फॉर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? v माइनस यू ओवर टी होता है. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके ओके, लिख दिया मैंने ए की जगह v माइनस यू ओवर टी. अब मुझे एक बात बताएं, m अंदर किस किस से मल्टीप्लाई कराऊं? m को v से भी मल्टीप्लाई कराएं सर, और m को u से भी मल्टीप्लाई कराएं ओवर t. अब मुझे आप लोग एक और बात बता दीजिए प्लीज, ये m को जब v से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? ओ लेवल्स वालों से सवाल है, m को जब v से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या चीज होती है बच्चों? आप लोगों ने क्वांटिटी नंबर 5 के ऊपर पढ़ा था कुछ. यस, मोमेंटम होता है. बिल्कुल जनाब, मोमेंटम होता है. तो एम वी भी मोमेंटम है, एम यू भी मोमेंटम. एम वी कौन सा मोमेंटम है? एम वी भी मोमेंटम है, एम यू भी मोमेंटम. ओके, कौन सा मोमेंटम? एम वी इज फाइनल मोमेंटम. एम वी इज फाइनल मोमेंटम. ओके, व्हाट इज एम यू? एम यू क्या होगा सर जी? एम यू होगा इनिशियल मोमेंटम. क्या होगा? इट इज इनिशियल मोमेंटम. ओके, होल डिवाइड बाय क्या? होल डिवाइड बाय टी फॉर टाइम. व्हाट इज दिस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? ये क्या होता है? ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? कहने से इट इज चेंज इन मोमेंटम. ओवर टाइम. हैं? क्या आप कह सकते चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम? ओके, अब मुझे बताइए कि आप इस सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ को और कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज क्या? इट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज द नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लो जी, तीसरा जुमला मैं क्या लिखा रहा हूं? न्यूटन्स second law can also be stated as क्या? as the net force, as क्या? as the net force
is equal to the rate of change of momentum। जी तो भैया प्लीज बताइए, यहां तक अगर किसी को परेशानी है, यहां तक अगर तो किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नो सर, श्योर श्योर। सो यू नो व्हाट जी, आप मुस्तफ़ा लिख दीजिए, आप लोग सिंबल्स भी लिख दीजिए। मुस्तफ़ा आप लोग इसको सिंबल्स में लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप लोग, सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, मैं आज आपको डायनेमिक्स ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं डायनेमिक्स को इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स, मतलब असल में फोर्स का फॉर्मूला ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मैं न्यूटन साहब के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। पहले न्यूटन साहब ने क्या कहा कि सर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा या वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती, जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो हमने कहा ओके जी, तब तो हमने कहा जी ऑब्जेक्ट को फिर इक्विलिब्रियम में बोलिए। क्या बोलिए कि सर तब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब क्या मतलब ये कि सर जब तक उसके जब वो रेस्ट में होगा या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी या उसमें नेट फोर्स जीरो होगी या उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी या फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगी, तब तक वो इक्विलिब्रियम में होगा। हमने इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशंस निकाल ली। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? फिर हमने कहा अगर नेट फोर्स अप्लाई हुई तो क्या होगा, अगर एफ नेट अप्लाई हुआ तो क्या होगा। अगर कोई नेट फोर्स हुई, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुई तो क्या होगा। हमने कहा सर तो फिर तो एक्सेलरेशन होगी। अगर नेट फोर्स जीरो हुई तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, अगर नेट फोर्स जीरो ना हुई तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी। नेट फोर्स विल कॉज एन एक्सेलरेशन, नेट फोर्स विल कॉज एन एक्सेलरेशन। क्या बोला हमने कि सर ये जो नेट फोर्स है इट विल कॉज एन एक्सेलरेशन, नेट फोर्स विल कॉज एन एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। चूंकि जितना ज्यादा नेट फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी। हाँ, मास के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए है कि भाई बाइक को चलाना शायद आसान होगा, जहाज को चलाना बहुत मुश्किल होगा। बाइक को चलाने के लिए CD70 70 सीसी का इंजन भी काफी है। जहाज को चलाने के लिए पता नहीं कोई 20,000 सीसी का मुझे लगता है इंजन चाहिए होगा। है गाड़ियों में होता ना, गाड़ियों में नहीं 125, ओ भाई 125 तो आपका ये 125 सीसी तो बाइक होता है। ठीक है, 125 सीसी तो बाइक होता है भाई। ठीक है, गाड़ियां जो है आल्टो गाड़ी जो है वो 1,000 सीसी होती है। ठीक है, मेरी जो वीगो है वो मेरे ख्याल से 4-5 हजार सीसी तो वो है। ठीक है, सो जहाज का कोई है ना अच्छा खासा 5,500 सीसी लेक्सस होती है। ठीक है जी, 5500 सीसी लेक्सस होती होगी। ठीक है, सो 10,000 सीसी। ओल्ड पिस्टन इंजन आर अबाउट 10,000 सीसी। चलो जो भी अभी जितने भी सीसी होता है, तो कहने का मतलब है जिसका मैस जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना उतनी मुश्किल है। तो एक्सेलरेशन और मैस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन और मैस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने फॉर्मूला बना लिया। तो हमने जब फॉर्मूला बनाया तो हमने कहा यार ये जो अजीब सी अंग्रेजी रेड पेन में लिखी है इससे जान छुड़ानी है, और न्यूटन के लॉ को कैसे स्टेट करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द नेट फोर्स, अल्टीमेटली तो उसका मतलब यही है that states that the net force is equal to the product of mass and acceleration, या फिर it states that the net force is equal to the rate of change of momentum, is equal to the rate of change of momentum जी, is equal to the rate of change of momentum। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे, इन फॉर्मूला को याद रखेंगे भैया। हेलो बेबी इज हियर। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। जी तो भैया हियर यू गो, 2 लॉज हमने कर लिए। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके ओके। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं।
थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। हियर वी गो। यहां तक किसी ने कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो? अच्छा, ओ लेवल्स वालों को ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में शायद दोबारा भी बाद में पढ़ा दूं, डोंट वरी। बस फिलहाल इतना इस तरह से लिखना है आपने, जस्ट लिख लीजिए इसको, ठीक है। ओके चलो, नो क्वेश्चंस। इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो लेट अस स्टार्ट दिस थर्ड लॉ, थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स third law of motion. Can you show the previous slide? ये ले भाई, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। डन? ओके जी। सुनो भाई, क्या होता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? It states that what जी भाई, it states that for every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक हो गया जी। For every action there is an equal and opposite reaction. मतलब action and reaction are equal in magnitude but opposite in reaction. मतलब for every action there is always मतलब जब आप किसी को चंड मारेंगे तो उसमें भी आगे से नहीं, बल्कि उसने तो आगे से दो कुसुन मारने, ठीक है। खैर वो चंड और कुसुन का जो मिसाल है वो यहाँ फिजिक्स का अप्लाई नहीं होती, वो तो आपके सोशियोलॉजी या यू नो। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हमने कहा फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या फिर उसको यूं समझिए, इसके लिए एक और स्टेटमेंट ये हो सकती है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसको यूं लिखिए, it says that action and reaction are always equal in magnitude. Action and reaction are always equal in जी ठीक है। बस पुत्र 5-1 मिनट है, अब वैसे ही लेक्चर खत्म होने वाला है। हमदा देख लो पुत्र, देख लो, इट्स अप टू यू क्या कह सकता हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अगर बहुत इनएविटेबल है तो देख लो, बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। Action and reaction are always equal in magnitude, but opposite in reaction. बेसिकली होता पता है क्या है? होता कुछ यूं है यार, ये जो एक्शन मतलब फोर्सेस जो होती हैं, फोर्सेस जनरली एग्जिस्ट ही कैसे करती हैं? एज एक्शन रिएक्शन के पेयर के तौर पर। होता क्या बेटा? होता कुछ यूं है कि फोर्सेस जनरली एग्जिस्ट एज एक्शन रिएक्शन पेयर्स। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल ये, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन नहीं होगा सर, ओके सॉरी, ऑपोजिट इन रिएक्शन लिख दिया। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ओके सो मैं जो एक्स्ट्रा बात लिखना चाह रहा था वो ये थी भाई कि जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस जनरली एग्जिस्ट, फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। फोर्सेस जनरली एग्जिस्ट as
what as action reaction pair. Action reaction pairs. Forces generally exist as action reaction pair. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह मैं इस फॉर एग्जाम्पल अगर कुर्सी पे बैठा हूं, अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जमीन पे पड़ा है और उसने 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 क्या किया, उसका अगर नीचे की तरफ कोई वेट एक्ट होता है, मिसाल के तौर पर उसका अगर डाउनवर्ड्स अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर यहाँ वेट एक्ट होता है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ इसका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा, यहाँ बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये जो नीचे वेट है, इस वेट को अगर आप क्या कह देते हैं, अगर आप इस वेट को एक्शन कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर उसका अपवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, या फिर ये उसका नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। इसको अपवर्ड रिएक्शन, इसके लिए एक और लफ्ज है, इसके लिए एक और लफ्ज होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसको सिंपल नॉर्मल भी बोलते हैं या इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं या रिएक्शन फोर्स कहते हैं। वेट के लिए अगर आप सिंबल देते हैं W का, वेट के लिए अगर आप सिंबल देते हैं W का, तो लेट मी टेल यू, इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए कुछ लोग N का सिंबल देते हैं, कुछ R का सिंबल देते हैं। R का सिंबल लिख दीजिए, R का सिंबल लिख दीजिए। जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी है? जी, it states that for every action there is an equal but opposite reaction. There is an equal but opposite reaction. ठीक है जी, इस equal and opposite reaction के लिए, ठीक है, हमने आपको क्या एग्जांपल दी, हमने आपको कहा forces generally exist as action reaction pair। अब इसमें अब weight का मतलब क्या है, weight है क्या चीज? Weight is the force exerted by what on what। आप कैसे हैं, आप बताएंगे वेट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? व्हाट इज दिस वेट? इट इज द फोर्स exerted by the book, by the object on the table. Can I say this is the force exerted by the object on the table? If this is the force exerted by the object on the table, what is this then? ये अपवर्ड कौन सी चीज है? What is this then? This is the force exerted by the table on the object। जी भाई, this is the force exerted by the table on the object। यहां तक किसी को परेशानी है? यहां तक किसी को परेशानी है? Anyone? जी, अच्छा, एक और मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल देनी, एक और एग्जांपल देनी, जरा उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि सर जी ये एक रस्सी है, इस रस्सी के साथ ना एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, इस रस्सी के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, ठीक है, मुझे आप एक बात बताइए, इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर है जी? नीचे की तरफ ना। अगर मैं कहूँ ये वेट एक एक्शन है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन किधर होगा? रस्सी के अंदर होगा कि नहीं होगा? इसका एक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर मैं कहूँ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको आप एक्शन कहते हैं, तो जो फोर्स इन द टेंशन है, फोर्स इन द रोप है, वो जो इस वक्त फोर्स इन द रोप है उसको क्या कहते हैं वैसे? बेटा जो रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है, रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसको मैं क्या कहूंगा?
क्या मैं उसको कह सकता हूँ रिएक्शन है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रस्सी को किधर खींच रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं सर जी ऑब्जेक्ट रस्सी को नीचे खींच रहा है? अगर ऑब्जेक्ट रस्सी को नीचे खींच रहा है तो रस्सी ऑब्जेक्ट को किधर खींच रही है? रस्सी ऑब्जेक्ट को किधर खींच रही है जी? कहने से एक्शन क्या है? इट इज द फोर्स exerted by what? By the object on the string. Weight क्या चीज हुई? Weight is the force exerted by the object on the string. If it is the force exerted by the object on the string, then reaction क्या चीज है? Reaction is the force. ये टेंशन क्या? It is the force exerted by the by what बेटा जी? It is the force exerted by the string on the object. It is the force exerted by the string on the object. तो एक एक्शन है और एक रिएक्शन है. ऑब्जेक्ट ने नीचे खींचा है, इसको आप कहते हैं W. रस्सी ने ऊपर खींचा है, उसको आप कहते हैं T. इसमें किसी को परेशानी है? इस बात में किसी को परेशानी है? एनीवन? एनीवन? जी? नो? श्योर? ओके. एक काम करें, ओ लेवल्स वाले छुट्टी करें, ए लेवल्स वालों ने छुट्टी नहीं करनी. अभी फिजिक्स वालों ने अभी मैंने उनका न्यूटन के थर्ड लॉ की एक और स्टेटमेंट लिखवानी है. उनको मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट चेंज करके लिखवानी है. ठीक है? इज द वन डाउनवर्ड्स ऑलवेज एक्शन? मतलब इस वक्त यस. एक को अगर मैं एक्शन कह दूं दूसरे को रिएक्शन कह दूंगा. एक को अगर मैंने एक्शन कह दिया तो दूसरे को मैंने रिएक्शन कह दिया. बस बेटा ओ लेवल्स वालों की क्लास खत्म. जो रहने कब तक लेनी है उसके लिए आप मुझे आप हाशिम मुझे कॉल कर लेना बाद में कभी, या रात को 11 बजे के बाद कॉल कर लेना, या कल 3 बजे से पहले मुझे फोन कर लेना. ठीक है? नहीं हूं मैम. ये आप लोगों ने बच्चों आप कल सवाल पूछने, आप लोगों ने बाकी सवाल मुझसे कल पूछने. ओ लेवल्स वाले प्लीज छुट्टी करें, मैंने ए लेवल्स वालों को कुछ पढ़ाना है. ए लेवल्स वालों को एक जुमला चेंज कराना है. ए लेवल्स में बेटा आपने ए लेवल्स में जो न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है वो क्या है? वो ये लिखनी है, जरा सुनिएगा प्लीज गौर से. वो ये लिखनी है कि इधर लिखाऊं, नेक्स्ट पेज पे लिखाऊं, नेक्स्ट पेज पे लिखो जी. ए लेवल्स वाले क्या लिखेंगे? थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ए लेवल्स डेफिनेशन. ए लेवल्स स्टेटमेंट. कुछ तो नया पढ़ाना था, कुछ तो नया पढ़ाना है आपको भी. ए लेवल स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ. ए लेवल्स स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ. आप अगर गौर करो तो मैंने यहाँ एक्शन और रिएक्शन से ज्यादा बेटा पता क्या कि ऑब्जेक्ट ने जमीन पे नीचे धक्का लगाया तो जमीन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगाया. ऑब्जेक्ट ने रस्सी को नीचे खींचा तो रस्सी ने ऑब्जेक्ट के ऊपर खींचा है. तो यहाँ पे क्या मुझे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की बात करनी चाहिए है? ए लेवल्स स्टेटमेंट ये है. ए लेवल्स की स्टेटमेंट बेटा पता है क्या बनती है? इफ एन ऑब्जेक्ट ए, if an object A exerts a force on object B, then in other words, जी बिल्कुल, if an object A exerts a force on object B, then the object B exerts what? Exerts an equal but opposite force on A. लो जी, A लफ्ज़ वाला नहीं जो मैं लिखना है. If an object A exerts a force on object B, then the object B will exert, then the object B exerts an equal but opposite force on object A. An equal but opposite force on object A. ठीक है? उसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि वेट नीचे था,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था या वेट नीचे था, टेंशन ऊपर थी, ये क्या था? दिस वाज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। ये क्या था? फोर्स ऊपर कौन था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ऑब्जेक्ट। ये क्या था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्ट्रिंग। ऊपर क्या था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी is equal but opposite to the force exerted by object B on A। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी। यहां तक किसी ने कोई सवाल पूछना है? Are these forces acting at the same time or action force then reaction? नहीं नहीं, ये simultaneously act कर रही हैं, ये बेटा simultaneously act कर रही हैं, ठीक है। this page इसकी एग्जांपल्स की मैं कल थोड़ी सी और भी बात कर लूंगा। इसकी एग्जांपल्स में मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं मिसाल के तौर पे, ड्यूरिंग अ कोलिजन, एग्जांपल सुनिए। ड्यूरिंग अ कोलिजन अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, इसकी स्पीड है यू ए, इसकी स्पीड है यू बी। इफ आई से if UA is greater than UB, then what will happen? Then they will collide। अच्छा, और जब ये कोलाइड करेंगे तब क्या होगा? तब ए बी पे धक्का लगा रहा होगा, इनफैक्ट बी ए पे भी धक्का लगा रहा होगा, ठीक है बेटा। होता कुछ यूं है, मिसाल के तौर पर, जब अजीब सी एग्जांपल आई, आप अगर किसी को मार रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप किसी को चंड मारेंगे तो आप उसको नहीं मारेंगे, आपका हाथ उसके चेहरे को मारेगा, उसका चेहरा आपके, मतलब पता नहीं मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बचपन की किसी लड़ाई की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने अगर किसी को मारा है तो मेरा भी हाथ जख्मी हुआ होगा, लाइक यू नो व्हाट है, हाथ को भी तो लगती है, हाथ को भी तो दर्द होता है, ठीक। सो यू नो यस, सो जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड, अच्छा एक सेकंड रुको, जब हम कहते हैं जी दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, तो जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को मारती है तो क्या सिर्फ एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को मारती? एक का बम्पर टूटता है, एक का बोनट टूटता है भाई। एक गाड़ी का जिसका बम्पर टूटेगा, दूसरी गाड़ी का फिर बोनट टूटेगा, तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मार रही होती हैं। हाँ, वो कसूर किसी एक बेचारे पर आता है जो पीछे से आके धक्का मारता है, ठीक है। तो जब ए बी पे जोर लगा रहा होता है तो बी ए पे भी जोर लगा रहा होता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ ए ऑन बी, देन देयर इज अ फोर्स ऑफ बी ऑन ए। ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, both are equal in magnitude but opposite in direction। force exerted by A on B is equal but opposite to the force exerted by B on A, ठीक है। हाँ, जो आप कह रहे थे सर दीवार पे अगर मुक्का मार दें तो सिर्फ फिर तो पुत्र दीवार तो जख्मी नहीं होगी, फिर तो आपका हाथ जख्मी होएगा। तो जितना धक्का आपका हाथ दीवार पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स दीवार आपके हाथ पे लगा रही होगी। आप अगर दीवार का थोड़ा सा सीमेंट उखेड़ेंगे तो आप अपनी ना हड्डियां भी उखेड़ेंगे फिर, ठीक है। नहीं, दोनों का डैमेज एक ही जितना होगा भाई, ठीक है। वो एक अलग बात है कि सर एक का नुकसान ज्यादा होता है, दूसरा का नुकसान कम होता है, नहीं, दोनों का एक जितना नुकसान होता है। हाँ, प्लास्टिक ज्यादा टूटेगा, लोहा कम टूटेगा, वो एक अलग बात है जी। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। खैर, दिस इज 8 PM नाउ। यहाँ से आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, ठीक है। आज हमने बस, मैं इसको मजीद नहीं पढ़ाना चाहता, इसकी मजीद डिस्कशन जो है कल के लेक्चर में होगी। इसकी मजीद डिस्कशन जो है बेटा वो कल के लेक्चर में होगी, ठीक है। यहीं से इंशाल्लाह कल के लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। डोंट वरी, ओके।